यह थाड है और ये ईरान की मिसाइलों को मटर के दाने से भी ज्यादा कुछ नहीं बनाता। अमेरिका द्वारा हाल ही में इजराइल को हस्तांतरित की गई इस अति गोपनीय हथियार प्रणाली की बदौलत अमेरिका यह सुनिश्चित कर रहा है कि वह ईरान द्वारा उन पर दागे जाने वाले लगभग हर हथियार को नष्ट कर सके। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। थैड के अलावा अमेरिका ने इजराइल में अपनी पूरी वायु रक्षा प्रणाली तैनात कर दी है। इसकी वजह से ईरान मुश्किल में है। जानिए क्यों। अक्टूबर के मध्य में अमेरिकी रक्षा विभाग ने पुष्टि की कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल में टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस THAAD प्रणाली तैनात कर रहा है। यह कदम ईरान द्वारा इजराइल पर 8 अक्टूबर को किए गए अभूतपूर्व मिसाइल हमले के जवाब में उठाया गया था। थाद भेजने का निर्णय अमेरिकी सैन्य सहायता में कोई मामूली बदलाव नहीं है। यह वॉशिंगटन द्वारा प्रदान की जाने वाली रक्षा सहायता के स्तर और मध्य पूर्व में उभरते खतरे के परिदृश्य को लेकर उसकी गंभीरता दोनों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। अमेरिकी सेना की सबसे उन्नत वायु और मिसाइल रक्षा प्रणालियों में से एक को संघर्ष में तैनात करके वॉशिंगटन प्रभावी रूप से संकेत दे रहा है कि स्थिति एक नए और अधिक खतरनाक चरण में प्रवेश कर गई है। लेकिन थैड असल में क्या है और इस संदर्भ में यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? 1990 के दशक के अंत में पहली बार परिचालन सेवा में आने वाली THAAD प्रणाली को विशेष रूप से दुनिया के कुछ सबसे परिष्कृत बैलिस्टिक मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया था। पुरानी मिसाइल रक्षा प्रणालियों के विपरीत, जो आमतौर पर जमीन के करीब अपने अंतिम अवरोहण चरण में आने वाले खतरों को निशाना बनाती हैं, थद मिसाइलों को बहुत अधिक ऊंचाई पर रोक लेती है, ऊपरी वायुमंडल में और यहां तक कि पृथ्वी के वायुमंडल के ठीक बाहर भी प्रक्षेप पथ के आधार पर। यह हिट टू किल तकनीक अत्यधिक तेज गति से सीधे प्रभाव से आने वाले वॉरहेड्स को नष्ट कर देती है, जिससे इंटरसेप्टर पर विस्फोटक वॉरहेड्स की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसका परिणाम एक स्वच्छ, अत्यधिक सटीक रक्षात्मक क्षमता है जो संपार्श्विक क्षति को न्यूनतम करती है। थद की गतिशीलता इसकी एक और विशिष्ट विशेषता है। स्थिर मिसाइल रक्षा प्रतिष्ठानों के विपरीत थद बैटरियों को बदलते खतरों का जवाब देने के लिए तेजी से तैनात और पुनः तैनात किया जा सकता है। यह प्रणाली कई मुख्य घटकों से बनी है। एक शक्तिशाली एक्स बैंड रडार जो लंबी दूरी पर आने वाले कई खतरों को ट्रैक और पहचान सकता है, युद्ध प्रबंधन के लिए एक कमांड और नियंत्रण केंद्र और इंटरसेप्टर से लैस कई लॉन्चर वाहन। इस सुवाह्यता का अर्थ है कि इस प्रणाली को ठीक उसी स्थान पर तैनात किया जा सकता है जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, जो इजराइल की वर्तमान स्थिति में एक महत्वपूर्ण लाभ है, जहां खतरा कई दिशाओं से उत्पन्न हो सकता है, जिसमें ईरानी मिसाइल बल, लेबनान में हिजबुल्लाह और क्षेत्र में संभावित रूप से अन्य शत्रुतापूर्ण तत्व शामिल हैं। इजराइल में थाड की तैनाती को व्यापक भू राजनीतिक और सैन्य संदर्भ में भी समझना होगा। 8 अक्टूबर को ईरान द्वारा किया गया हमला संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ था, जिसने तेहरान की इजराइल के विरुद्ध लंबी दूरी के उच्च सटीक हथियारों का उपयोग करके सीधी सैन्य कार्रवाई करने की इच्छा को प्रदर्शित किया। यह किसी सहयोगी मिलिशिया समूह द्वारा किया गया छद्म हमला नहीं था, बल्कि एक प्रत्यक्ष ईरानी अभियान था, एक ऐसा विस्तार जो दांव को काफी बढ़ा देता है। इसके जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका न केवल इजराइल की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि कर रहा है, बल्कि ईरान और अन्य संभावित विरोधियों को यह भी स्पष्ट कर रहा है कि उन्नत अमेरिकी रक्षात्मक तकनीक इजराइल की ढाल में एकीकृत की जाएगी। सामरिक दृष्टिकोण से थाद कई लाभ प्रदान करता है। पहला, यह उन मिसाइल खतरों की सीमा का विस्तार करता है जिनका इजराइल मुकाबला कर सकता है। इजराइल की मौजूदा वायु रक्षा संरचना, विशेष रूप से आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो प्रणालियां पहले से ही दुनिया की सबसे परिष्कृत प्रणालियों में से एक है। हालांकि प्रत्येक प्रणाली विशिष्ट खतरों के लिए डिजाइन की गई है। आयरन डोम कम दूरी के रॉकेट और तोप के गोले के लिए, डेविड्स स्लिंग मध्यम दूरी के खतरों के लिए और एरो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए। थद उच्च ऊंचाई वाली रक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करके इनका पूरक है, जो विशेष रूप से मध्यम और अंतर्महाद्वीपीय दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ उपयोगी है, जो उन्नत वारहेड या डिकॉय से लैस हो सकती हैं। यह स्तरित रक्षा संरचना किसी मिसाइल को इजरायली हवाई क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही रोक देने की संभावनाओं को काफी बढ़ा देती है। दूसरा, थद की उपस्थिति जितनी एक सैन्य संपत्ति है, उतनी ही एक राजनीतिक संकेत भी है। इजराइल में अमेरिकी कर्मियों और उच्च मूल्यवान रक्षा तकनीक को तैनात करके वॉशिंगटन प्रभावी रूप से अपने संसाधनों और सैन्य विश्वसनीयता को अग्रिम पंक्ति में रख रहा है। इजराइल पर कोई भी हमला जो थर्ड स्थलों के लिए खतरा पैदा करता है, उसे अमेरिकी सेना पर सीधा हमला भी माना जा सकता है, जिससे संभवतः एक व्यापक अमेरिकी सैन्य प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है। इस प्रकार के ट्रिपवायर निरोध का उपयोग अमेरिका द्वारा दुनिया के अन्य हिस्सों में, विशेष रूप से यूरोप और कोरियाई प्रायद्वीप में मित्र देशों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करने के लिए किया गया है। तीसरा, यह तैनाती अमेरिकी सेना के लिए महत्वपूर्ण परिचालन लाभ प्रदान करती है। इजराइल में थैड का संचालन सक्रिय खतरे वाले वातावरण में सिस्टम के प्रदर्शन पर वास्तविक दुनिया के आंकड़े प्रदान करता है। पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र एक जटिल क्षेत्र है, जहां कई रडार संकेत, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध चुनौतियां और विभिन्न प्रकार की मिसाइल प्रौद्योगिकियां मौजूद हैं। हर मुठभेड़, चाहे वह नकली हो या प्रभाव से पहले रोकी गई हो,
मूल्यवान खुफिया जानकारी उत्पन्न करती है जिसका उपयोग दुनिया भर में अमेरिकी मिसाइल रक्षा क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि यह कदम अपने जोखिमों और निहितार्थों से रहित नहीं है। तेहरान के दृष्टिकोण से थद के आगमन को एक उत्तेजक वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है, जो दर्शाता है कि वॉशिंगटन एक बड़े और अधिक स्थायी संघर्ष की संभावना के लिए तैयारी कर रहा है। ईरान अपने मिसाइल विकास कार्यक्रमों को तेज करके और परीक्षण करके या अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए अपने क्षेत्रीय प्रॉक्सी का लाभ उठाकर जवाब दे सकता है। इसी प्रकार हिजबुल्लाह क्षेत्र में ईरान का सबसे सक्षम प्रॉक्सी इस तैनाती को अमेरिका इजराइल सैन्य सहयोग में वृद्धि के प्रमाण के रूप में देख सकता है और तदनुसार अपनी रणनीति में बदलाव कर सकता है, जिससे इजराइल की उत्तरी सीमा पर नए टकराव हो सकते हैं। इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि अन्य क्षेत्रीय शक्तियां इस कदम को कैसे देखती हैं। खाड़ी अरब देश, जिनमें से कई के वॉशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ अपने जटिल संबंध हैं, इस पर कड़ी नजर रखेंगे। कुछ लोग इस तैनाती को अमेरिका के साथ सुरक्षा समन्वय को मजबूत करने के एक अवसर के रूप में देख सकते हैं, जबकि अन्य को डर हो सकता है कि इससे तनाव बढ़ेगा और पहले से ही कमजोर क्षेत्रीय संतुलन और बिगड़ जाएगा। निष्कर्षतः ईरान द्वारा 8 अक्टूबर को किए गए अभूतपूर्व मिसाइल हमले के जवाब में इजराइल में THAAD की मध्य अक्टूबर में तैनाती वर्तमान संघर्ष में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह उच्च दांव वाली सैन्य भागीदारी की ओर एक बदलाव का संकेत देता है। दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों में से एक को इजराइल के पहले से ही दुर्जय रक्षा नेटवर्क में एकीकृत करता है और ईरान तथा प्रत्यक्ष आक्रमण की सोच रहे किसी भी अन्य देश को निवारण का एक शक्तिशाली संदेश भेजता है। थैड की गतिशीलता, उच्च ऊंचाई पर अवरोधन क्षमता और एक स्तरित रक्षा संरचना में एकीकरण इजराइल की मौजूदा कुछ सबसे उन्नत मिसाइल खतरों से बचाव करने की क्षमता को नाटकीय रूप से बढ़ाता है। यह कदम केवल एक सामरिक समायोजन से कहीं अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका की एक व्यापक रणनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसका सहयोगी एक बढ़ते हुए खतरनाक क्षेत्रीय टकराव के अगले चरण का सामना कर सके और उसे रोक सके। थादे का विश्वसनीय रूप से महंगी फिर भी शक्तिशाली प्रणाली है जिसकी प्रति बैटरी लागत लगभग $1 अरब है। हालांकि प्रत्येक मिसाइल की कीमत प्रति शॉट $15 मिलियन है, लेकिन इसकी भारी भरकम कीमत का कारण इसके आसपास लगे सभी उपकरण हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि थैड केवल केंटकी विंडेज और मिसाइलों को आसमान से गिराने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक निजी तकनीक नहीं है। दरअसल थद असल में 4 प्रमुख घटकों से बना है। इनमें से पहला है प्रक्षेपण यान। 80 के दशक की सस्ती युद्ध फिल्मों में दिखने वाले ज्यादातर 4x4 भारी ट्रकों की तरह इन चलने योग्य हॉलीवुड ट्रकों में एक लॉन्चर लगा होता है, जिसमें प्रत्येक में 8 इंटरसेप्टर मिसाइलें फिट हो सकती हैं। प्रत्येक थैड बैटरी, जिसकी कुल 7 बैटरी सेवा में हैं, में 6 ऐसे लॉन्चर लगे हैं, यानी प्रत्येक बैटरी में कुल 48 मिसाइलें। हालांकि यह लॉन्च व्हीकल मोबाइल एयर डिफेंस और अन्य सैन्य अभियानों में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर दूसरे लॉन्च व्हीकल से ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन जब आप रडार देखते हैं तो जादू दिखने लगता है। थैड में NTPA-2 नामक एक बहुत ही उच्च आवृत्ति वाला रडार लगा है। 3000 किलोमीटर दूर तक मिसाइलों को ट्रैक करने की क्षमता के साथ ईरान में ऐसी एक भी जगह नहीं है जहां ईरानी मिसाइल दाग सकें और THAAD उसे न देख पाए। लेकिन ANTPY-2 रडार की सबसे अच्छी बात तो यही नहीं है। इस रडार के संचालन के 2 तरीके हैं, फॉरवर्ड बेस्ड मोड और टर्मिनल मोड। फॉरवर्ड बेस्ड मोड के दौरान थद खतरे को जमीन से उड़ान भरते समय ट्रैक करेगा, उसके बूस्ट चरण से गुजरेगा जहां वो लगातार ऊपर चढ़ता रहेगा, और फिर उसके मध्य मार्ग चरण में उसे ट्रैक करेगा जहां मिसाइल अपने लक्ष्य की ओर सीधे रास्ते पर चलती रहेगी। एक बार जब यह अपने अपोजी यानी अपनी उड़ान के सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाती है तो मिसाइल पृथ्वी की ओर मुड़ जाती है और लक्ष्य की ओर अपना अंतिम चरण शुरू करती है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि मिसाइल के प्रकार के आधार पर इसका अपोजी वापस नीचे आने से पहले वस्तुतः पृथ्वी की कक्षा के निकट हो सकता है। इससे 2 काम होते हैं। पहला, यह गतिज ऊर्जा बढ़ाता है और इसके साथ ही इसके विस्फोट से होने वाली क्षति भी और साथ ही इसकी गति भी काफी बढ़ जाती है। और अगर आपने पहले कभी बंदूक चलाई है तो आपको पता होगा कि तेज गति से चलने वाले लक्ष्य पर निशाना लगाना धीमी गति से चलने वाले लक्ष्य पर निशाना लगाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। यहीं पर रडार का टर्मिनल मोड काम आता है। मिसाइल पथ के अंतिम चरण के दौरान यह सबसे तेज गति से चलता है और इसे मार गिराना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इस समय ज्यादा समय भी नहीं होता। NTPA-2 रडार में लगभग 25,000 अलग अलग एंटेना है, जिनमें से प्रत्येक अविश्वसनीय रूप से उच्च आवृत्ति पर विकिरण उत्सर्जित करता है। थैड का रडार 8 से 12 GHz की आवृत्ति पर एक्स बैंड स्पेक्ट्रम में काम करता है। 8 GHz का मतलब है प्रति सेकंड 8 अरब तरंगों की आवृत्ति, यानी हर सेकंड रडार के संचालन के दौरान यह वायुमंडल में कम से कम 20 ट्रिलियन तरंगें छोड़ता है। हर सेकंड इतनी बड़ी मात्रा में डेटा के बाहर जाने और वापस आने के साथ थैड के पास इस सब को संभालने के लिए एक बेहद मजबूत अग्नि नियंत्रण केंद्र है। अपने अग्नि नियंत्रण केंद्र के एक भाग के रूप में प्रत्येक थैड बैटरी में डेटा संसाधित करने के लिए 2 सामरिक संचालन केंद्र, इंटरसेप्टर की आग को नियंत्रित करने के लिए एक प्रक्षेपण नियंत्रण प्रणाली और एक स्टेशन सहायता समूह होता है, जो केबल,
संचार उपकरण और डेटा लिंक रखने के लिए वाहनों से सुसज्जित होता है ताकि बैटरी को एक बड़े वायु रक्षा नेटवर्क से जोड़ा जा सके। जैसे ही रडार वापस रडार पर आता है, अग्नि नियंत्रण केंद्र इस डेटा को प्रदर्शित करके और सूचनाओं को क्रमबद्ध करके इसकी व्याख्या करता है ताकि ऑपरेटरों को नागरिक और सैन्य विमानों, ड्रोनों और मिसाइलों के बीच अंतर करने में मदद मिल सके। यदि सिस्टम किसी मिसाइल का पता लगाता है तो ऑपरेटर कंप्यूटरों को अग्नि नियंत्रण समाधान बनाने के लिए कह सकते हैं, जिन्हें मिसाइलों में फायर करने से पहले लॉड किया जाता है। और यही वह जगह है जहां थैड वास्तव में विशिष्ट है। प्रत्येक इंटरसेप्टर मिसाइल लगभग 18 फीट लंबी और लगभग 300 पाउंड वजनी होती है। हालांकि इसका ज्यादातर वजन रॉकेट ईंधन का होता है, क्योंकि यह मिसाइल पृथ्वी पर मैक जीसस की गति के सबसे करीब है, क्योंकि लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए यह ध्वनि की गति से लगभग 8 गुना तेज गति से चलती है। जैसे ही यह लक्ष्य के पास पहुंचती है, इंटरसेप्टर अपने ऑनबोर्ड रडार का इस्तेमाल करके खतरे की सक्रिय रूप से जांच करता है और जरूरत पड़ने पर अपना रास्ता बदल लेता है। हालांकि इसके बाद जो होता है वह बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। जैसे ही यह खतरे के करीब पहुंचता है, इंटरसेप्टर में विस्फोट नहीं होता। अरे नहीं, इंटरसेप्टर का शरीर उस चीज से अलग हो जाता है जिसे किल व्हीकल कहते हैं। मिसाइल के नोजकोन में स्थित जैसे ही यह खतरे के काफी करीब पहुंचती है, यह खुद को अलग कर लेती है और सचमुच जॉन सीना की तरह आकर त्वचा से त्वचा के संपर्क में आकर उसे आसमान से नीचे गिरा देती है। तो इस मिसाइल के खतरों को मार गिराने के बेहद अद्भुत तरीके के अलावा ये इजराइल के लिए क्यों मायने रखती है? 1 अक्टूबर 2004 को ईरान ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। उस दिन उन्होंने लगभग 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि अमेरिकी, ब्रिटिश और जॉर्डन के विमानों ने 2 अमेरिकी विध्वंसक विमानों के साथ इजरायली हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही लगभग 20 मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन इनमें से अधिकांश मिसाइलें इजरायली वायु रक्षा प्रणाली को भेदने में सफल रहीं। हालांकि इजराइल ने उनमें से कई को मार गिराया, लेकिन 1 अक्टूबर का हमला अप्रैल में हुए उनके पिछले हमले से कहीं ज्यादा प्रभावी था। हालांकि युद्ध का कोहरा अभी भी बना हुआ है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध उपग्रह चित्रों में एक प्रमुख हवाई अड्डे पर कम से कम 32 मिसाइल हमले, जिसमें F-35 विमान स्थित हैं, एक अन्य हवाई अड्डे पर कई हमले और एक ऐसी इमारत पर लगभग सीधा हमला दिखाया गया है जिसमें कथित तौर पर मोसाद के लोग रहते हैं। इसके अलावा कई अन्य सैन्य ठिकानों पर भी मिसाइलें बाल बाल बचीं। शुरुआत से अंत तक इन मिसाइलों को इजरायली हवाई क्षेत्र तक पहुंचने में औसतन लगभग 12 मिनट लगे। लेकिन इस बार ईरान के लिए यह हमला इतना बेहतर क्यों रहा? इसका एक मुख्य कारण मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों पर स्विच करना था। हालांकि अप्रैल में हुआ हमला बड़ा था, जिसमें लगभग 300 प्रक्षेपास्त्र दागे गए थे, जिनमें लगभग 120 बैलिस्टिक मिसाइलें और 30 क्रूज मिसाइलें शामिल थीं और बाकी सशस्त्र ड्रोन थे। मिसाइलों की तुलना में ड्रोन की गति धीमी होने के कारण इजराइल को किसी भी खतरे से निपटने से पहले लगभग 8 घंटे की पूर्व चेतावनी मिल जाती थी। केवल तेज गति वाली मिसाइलों पर स्विच करने से, जिसमें प्रसिद्ध हाइपरसोनिक फतह 2 मिसाइल का कथित युद्धक पदार्पण भी शामिल था, इजरायली सैनिक अचंभित रह गए। दूसरा कारण यह था कि ईरान ने इजरायली सेना के वायु रक्षा नेटवर्क की एक गंभीर कमी का फायदा उठाया। हालांकि इजराइल के पास आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो जैसी मौजूदा वायु रक्षा प्रणालियों के साथ पहले से ही गहन रक्षा क्षमता है, फिर भी इसमें एक कमजोरी है। एरो जैसी प्रणालियों की बदौलत इजराइल 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर और अविश्वसनीय रूप से ऊंचाई पर मौजूद खतरों पर हमला कर सकता है। हालांकि जैसा कि इजराइल पे पिछले हमले से साबित हुआ, इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली उच्च गोता लगाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के विरुद्ध कमजोर है, क्योंकि वे अपने अंतिम चरण में हैं। हालांकि थैड की औसत मारक क्षमता लगभग 105 से 200 किलोमीटर है, लेकिन 150 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर, जो कि सचमुच अंतरिक्ष में है, लक्ष्यों को मार गिराने की इसकी क्षमता इसे ईरान के खिलाफ इजराइल की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ देती है। फतह 2 और काहिबा शैकन जैसी मिसाइलें इस उच्च गोताखोरी टर्मिनल चरण का उपयोग करती हैं, जिसे हवाई खोज रडारों को विफल करने के लिए डिजाइन किया गया है। थैड इस महत्वपूर्ण कमी को पूरा करता है। अंतरिक्ष में दूर दूर तक लक्ष्यों पर प्रहार करने में सक्षम होने के कारण इजराइल के पास अब सबसे उन्नत ईरानी खतरों से भी सुरक्षा कवच है। लेकिन यह अमेरिका द्वारा इजराइल को दी गई एकमात्र सहायता नहीं है, जो ईरान को दोबारा हमला करने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर करेगी। इस वीडियो के निर्माण के समय पूर्वी भूमध्य सागर, लाल सागर और अरब की खाड़ी के जल क्षेत्र में 2 संपूर्ण कैरियर स्ट्राइक समूह और एक उभयचर तत्परता समूह सक्रिय हैं। कुल मिलाकर ये जहाज लगभग 3000 टन के हैं और ईरान को कहीं भी कभी भी आजादी देने के लिए तैयार हैं। अगर ईरान फिर से बड़े पैमाने पर मिसाइल हमला करने की कोशिश करता है, तो उसकी सबसे बड़ी चिंता शायद अमेरिकी नौसेना के क्रूजर और विध्वंसक हैं। ये सभी सतही लड़ाकू जहाज प्रशंसित एजिस लड़ाकू प्रणाली से लैस हैं, जो दुनिया के किसी भी युद्धपोत पर मौजूद सबसे उन्नत और घातक लड़ाकू प्रणाली है। इन जहाजों को इजराइल को ध्वस्त करने की ईरानी योजनाओं के लिए इतना बड़ा खतरा बनाने वाला जासूसी रडार है। जासूसी रडार, जो एजिस की युद्धक क्षमताओं का मूल है, एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली चरणबद्ध रडार है जो लगातार ऊर्जा के स्पंदन भेजता रहता है और ऐसे हवाई संपर्कों की तलाश करता रहता है
हालांकि इसकी तीव्रता बहुत कम होती है। स्पाई एक बेहतरीन प्रणाली है क्योंकि यह 30 नॉट से ज्यादा गति कर सकने वाले युद्धपोत पर उच्च विश्वसनीयता वाला डेटा उत्पन्न करती है। यह गतिशीलता इसके रडारों की लगभग 200 मील की सीमा को काफी बढ़ा देती है और यह इस तथ्य से और भी बढ़ जाती है कि कई एजिस सक्षम जहाज डेटा लिंक साझा कर सकते हैं। यह एक बड़ा बदलाव है। उदाहरण के लिए, लाल सागर में एक जहाज जॉर्डन के ऊपर ईरान से आने वाले हवाई संपर्कों को पकड़ लेता है। फिर जहाज इस डेटा को भूमध्य सागर में मौजूद किसी दूसरे जहाज को भेज सकता है जिसने शायद अपने सेंसर से भी इसे नहीं पकड़ा होगा। दूसरा जहाज प्रभावी रूप से दूसरे जहाज को कार्रवाई सौंप सकता है और जैसे ही खतरा इजरायली हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है उसे मार गिरा सकता है। लेकिन सतह पर मौजूद जहाज ही ईरान के लिए एकमात्र दुःस्वप्न नहीं है जिनसे उसे जूझना पड़ रहा है। दरअसल ये सतही लड़ाकू विमान इजरायल के आसमान को साफ करने में मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में ईरानियों को ये विमान वाहक पोत ही डरा रहे हैं। यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन और यूएसएस अब्राहम लिंकन वर्तमान में वहां कार्यरत हैं। ये दोनों मिलकर लगभग 140 विमान ले जा सकते हैं, जिनमें F-35 और F-18 जैसे 80 से ज्यादा उन्नत लड़ाकू विमान, 10 F-18 ग्रोलर, 8 E-2D हॉकाई और ढेर सारे हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इन दो वाहक वायुसेनाओं के बल पर यह बल इस समय दुनिया की शीर्ष 25% सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं में से एक है। ये वाहक वर्तमान वाहक बेड़े का केवल 20% हिस्सा है। F-35 जैसे उन्नत विमानों की बदौलत ये जहाज भूमध्य सागर या अरब की खाड़ी की सीमाओं से बहुत दूर तक लड़ाकू हवाई गश्त और टोही मिशन चला सकते हैं। F-35 की लगभग 600 मील की रेंज और हॉकाई के सेंसर की 300 मील की रेंज के साथ नौसेना लगभग पूरे इराक, कुवैत, सऊदी अरब, इजराइल, सीरिया और लेबनान पर प्रभावी रूप से एक पर्दा डाल सकती है। अगर ईरान इनमें से किसी भी देश से होकर मिसाइल दागता है तो नौसेना न केवल उसे देख पाएगी बल्कि उसे मार गिरा भी सकती है। और अगर ईरान को लगता है कि चुनावी साल की वजह से ये सेनाएं गायब हो जाएंगी तो वह बहुत बड़ी गलतफहमी में होगा। दरअसल अमेरिका के मौजूदा रक्षा खर्च का मतलब है कि अमेरिका इजराइल साझेदारी लंबे समय तक बनी रहेगी। अमेरिका लगातार इजराइल को यह भरोसा दिलाता रहा है कि वह यह सुनिश्चित करने में रुचि रखता है कि इजराइल मध्य पूर्व में अपने दुश्मनों पर गुणात्मक सैन्य बढ़त QME बनाए रखे। लेकिन व्यवहार में यह कैसे हुआ है? पिछले कुछ वर्षों में इजराइल को शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक प्रत्यक्ष सैन्य सहायता मिली है और 2023 में गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से यह सहायता साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। अक्टूबर 2003 से अमेरिका ने इजराइल को 70 और 9 बिलियन डॉलर से अधिक की प्रत्यक्ष सैन्य सहायता प्रदान की है और इसमें इजराइल को की गई लगभग 100 हथियारों की बिक्री भी शामिल नहीं है जो कांग्रेस को रिपोर्ट करने की सीमा से नीचे थी। इस लगभग 18 बिलियन डॉलर के लिए इजरायलियों को अपने आयरन डोम और डेविड स्लिंग वायु रक्षा प्रणालियों के लिए 4 बिलियन डॉलर की मिसाइलें मिली। अमेरिकी इन्वेंट्री से इजराइल को दिए गए सैन्य उपकरणों को बदलने के लिए 4.4 बिलियन डॉलर, विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के माध्यम से इजराइल को जो चाहे खरीदने की अनुमति देने के लिए 3.5 बिलियन डॉलर का स्लश फंड, आयरन बीम के परीक्षण और कार्यान्वयन के लिए 1.2 बिलियन डॉलर, आयरन डोम के लेजर प्रतिस्थापन। लेकिन इन सभी हथियारों के साथ अमेरिका अनिवार्य रूप से खुद को एक पूर्ण मध्य पूर्व युद्ध के और भी करीब पाता है। हालांकि अमेरिकी सैनिक हमेशा से मध्य पूर्व में तैनात रहे हैं, जो इराक और अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद भी जारी रहा। लेकिन अब यह दौर अमेरिकी सेना के लिए सबसे खतरनाक समय है जब से इन दोनों देशों में पूर्ण पैमाने पर युद्ध अभियान चल रहे हैं। इराक, सीरिया और जॉर्डन में अमेरिकी सेना और वायुसेना के जवान लगातार ईरानी ड्रोन और मिसाइलों, आमतौर पर छद्म ताकतों के हमलों का सामना कर रहे हैं। ये हमले महत्वपूर्ण हताहतों के बिना नहीं हुए हैं। मानव जीवन और मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अभियानों पर व्यापक रणनीतिक प्रभाव दोनों के संदर्भ में बढ़ते खतरे को उजागर करने वाली सबसे कुख्यात घटनाओं में से एक जनवरी 2024 में टावर 22 हमला था। एक ऐसा हमला जिसमें लगभग 50 अमेरिकी सेवा सदस्य मारे गए या घायल हुए। टावर 22 सीरियाई और इराकी सीमाओं के पास जॉर्डन में एक छोटी अमेरिकी चौकी को अपेक्षाकृत सुरक्षित रसद और निगरानी केंद्र के रूप में देखा गया था। यह तथ्य कि इसे सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया था, शत्रुतापूर्ण ताकतों की विकसित क्षमताओं और यहां तक कि अच्छी तरह से संरक्षित पदों की भेद्यता दोनों को रेखांकित करता है। यह हिंसा का एक यादृच्छिक कार्य नहीं था। यह ईरान और उसके प्रॉक्सी बलों द्वारा अमेरिकी बलों पर दबाव बनाने और क्षेत्र में उनकी परिचालन स्वतंत्रता को कम करने के एक जानबूझकर और निरंतर अभियान का हिस्सा था। टावर 22 पर हुए हमले के अपने महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक अर्थ थे। एक तो इसने इस धारणा को तोड़ दिया कि मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिक सक्रिय युद्ध क्षेत्रों से बाहर कम जोखिम वाले वातावरण में काम कर रहे थे। हमले की सटीकता और व्यापकता ने सावधानीपूर्वक योजना, उन्नत लक्ष्यीकरण, खुफिया जानकारी और संभवतः छद्म समूहों की तुलना में अधिक परिष्कृत हथियारों के इस्तेमाल का संकेत दिया। इसने विश्लेषकों को ईरान की गहरी संलिप्तता का संदेह करने पर मजबूर किया है, चाहे वह प्रत्यक्ष संचालन मार्गदर्शन के रूप में हो, उन्नत हथियारों की आपूर्ति के रूप में हो या इराक और सीरिया में विभिन्न मिलिशिया समूहों के बीच समन्वय के रूप में हो।
समुद्र में भी खतरा उतना ही लगातार बना हुआ है। पिछले एक साल में अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक और अन्य जहाजों पर गोलीबारी की कई विश्वसनीय रिपोर्टें आई हैं, अक्सर गश्त करते समय या विवादित जल क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा करते समय। कुछ मामलों में इन घटनाओं में सीधे मिसाइल प्रक्षेपण या सशस्त्र ड्रोन का इस्तेमाल शामिल रहा है। अन्य मामलों में छोटे तेज हमलावर जहाजों ने अमेरिकी जहाजों से दूरी कम करने की कोशिश की है, जिसे जांच करने वाला हमला माना जा सकता है। अमेरिकी नाविकों को बार बार खुद का बचाव करना पड़ा है। आने वाले खतरों को बेअसर करने के लिए जहाज पर मौजूद मिसाइल सुरक्षा, नजदीकी हथियार प्रणालियों और डेक पर लगी तोपों का इस्तेमाल करना पड़ा है। ये समुद्री टकराव केवल सामरिक झड़पें नहीं है, ये लाल सागर, फारस की खाड़ी और पूर्वी भूमध्य सागर जैसे प्रमुख जलमार्गों में अमेरिकी नौसैनिक वर्चस्व और नौवहन की स्वतंत्रता को चुनौती देने के एक व्यापक अभियान का हिस्सा है। कुल मिलाकर ये घटनाएं एक स्पष्ट और चिंताजनक तस्वीर पेश करती हैं। पिछले एक साल में अमेरिकी सेना की एक भी शाखा ईरान या उसके सहयोगी बलों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से की गई मुठभेड़ से बच नहीं पाई है। अमेरिकी सेना को अपने अग्रिम ठिकानों और रसद केंद्रों पर हमलों का सामना करना पड़ा है। नौसेना को खुले समुद्र में निशाना बनाया गया है। वायुसेना को आने वाले खतरों के खिलाफ रक्षात्मक अभियानों में लगाया गया है, और यहाँ तक कि अमेरिकी मरीन और विशेष अभियान बल भी हमलों का मुकाबला करने या शत्रुतापूर्ण अग्रिमों को रोकने में शामिल रहे हैं। सभी सेवा शाखाओं में यह व्यापक मुठभेड़ दर्शाती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका उत्पीड़न की छिटपुट घटनाओं का सामना नहीं कर रहा है, बल्कि एक समन्वित बहुक्षेत्रीय अभियान का सामना कर रहा है, जो उसके सैन्य संसाधनों को बढ़ाने, उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति को कमजोर करने और अमेरिकी दबाव के सामने ईरान के लचीलेपन का संदेश देने के लिए डिजाइन किया गया है। रणनीतिक दृष्टिकोण से इन मुठभेड़ों का दायरा कई गंभीर चिंताएं पैदा करता है। पहला, लगातार खतरे का माहौल अमेरिकी परिचालन योजना को जटिल बना रहा है। हर अड्डे, जहाज और गश्ती दल को अब कड़े रक्षात्मक उपायों, बढ़ी हुई खुफिया सहायता और तेजी से बढ़ते तनाव के लिए आकस्मिक योजना की आवश्यकता है। इससे अनिवार्य रूप से उन संसाधनों और ध्यान की खपत होती है जो अन्यथा क्षेत्र में व्यापक रणनीतिक उद्देश्यों की ओर निर्देशित किए जा सकते थे। दूसरा, ये हमले ईरान द्वारा एक रणनीतिक संदेश के रूप में काम करते हैं। जमीन, समुद्र और संभवतः हवा में अमेरिकी सेना पर हमला करने की क्षमता का प्रदर्शन करके तेहरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही दर्शकों को यह संदेश देता है कि अमेरिकी सेनाएं अजेय नहीं हैं और मध्य पूर्व में अमेरिकी उपस्थिति जारी रहने की ठोस कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी सैनिकों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। यह जानना कि हर मिशन, चाहे वह नियमित गश्त हो, रसद आपूर्ति हो या समुद्री अनुरक्षण हो, शत्रु ताकतों से मुठभेड़ का एक बढ़ा हुआ जोखिम लेकर आता है, मनोबल और परिचालन गति पर भारी पड़ सकता है। यह इस तथ्य से और भी जटिल हो जाता है कि इनमें से कई मुठभेड़ें ऐसे क्षेत्रों में होती हैं जिन्हें औपचारिक रूप से सक्रिय युद्ध क्षेत्र नहीं कहा जाता, जिससे शांतिकालीन अभियानों और युद्धकालीन वास्तविकताओं के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। इसके अलावा इन हमलों की निरंतर प्रकृति ईरान की छद्म युद्ध रणनीति की प्रभावशीलता को रेखांकित करती है। कई देशों में मिलिशिया, विद्रोही समूहों और सहानुभूति रखने वाले गुटों का लाभ उठाकर तेहरान अपनी नियमित सैन्य इकाइयों को टकराव के लिए प्रेरित किए बिना अमेरिकी सेना पर दबाव डाल सकता है। इससे ईरान को संभावित रूप से इनकार करने, अमेरिकी कूटनीतिक प्रतिक्रियाओं को जटिल बनाने और एक ऐसे अस्पष्ट क्षेत्र में काम करने का मौका मिलता है जिसका पारंपरिक निवारक उपायों से समाधान करना मुश्किल है। वॉशिंगटन के लिए चुनौती यह है कि अत्यधिक बलपूर्वक प्रतिक्रिया देने से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का खतरा बढ़ सकता है, जबकि संयमित या न्यूनतम प्रतिक्रिया से विरोधियों का हौसला बढ़ सकता है। संक्षेप में, टावर बाइटीस पर हमला और अमेरिकी नौसेना के जहाजों के खिलाफ बार बार होने वाली समुद्री मुठभेड़ें एक व्यापक निरंतर अभियान का प्रतीक हैं जिसने अमेरिकी सेना की हर शाखा को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह असंबंधित घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि बहुक्षेत्रीय उत्पीड़न और क्षति का एक सुसंगत पैटर्न है जिसे अमेरिकी संकल्प और अनुकूलन क्षमता की परीक्षा लेने के लिए डिजाइन किया गया है। पिछले एक साल में ईरान और उसके सहयोगियों ने लगभग हर सैन्य क्षेत्र में अमेरिकी सेना को धमकाने की क्षमता का प्रदर्शन किया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि मध्य पूर्व में प्रभाव और सुरक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा अभी खत्म नहीं हुई है और वहां अमेरिकी उपस्थिति बनाए रखने की लागत लगातार बढ़ रही है। इस वजह से अमेरिका खुद को एक ऐसी खाई के किनारे पर डगमगाता हुआ पा रहा है जहां से वह शायद वापस नहीं आ पाएगा। ऐतिहासिक रूप से इजराइल के हाथों में घातक सहायता के प्रवाह और अमेरिकी सैनिकों पर ईरान के लगातार हमले की बेशर्मी के साथ जल्द ही कुछ न कुछ होना तय है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ईरान को डरने का असली मतलब समझ आ जाएगा। अभी के लिए बाय।